अच्छा जी, तो बेटा अगर आपको याद हो तो केमिस्ट्री के सिलेबस को हम डे वन से कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। और उस सेक्शनिंग को बार बार आपके दिमाग में डालना, आपके साथ बार बार तकरार करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, इसी से प्लानिंग का पता चलता है, इसी से आपकी स्ट्रैटेजी का पता चलता है। अगर आप थोड़ा सा याद करें। अच्छा, ये मैं बता दूं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम ऑन गोइंग ग्रुप्स में सबसे आगे जा रहे हैं। ठीक है, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, और अभी आप और भी आगे हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान भी किया हुआ है मैंने, दिसंबर के आखिरी हिस्से में भी और जनवरी के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला। तो बेसिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये दो टॉपिक्स आपने अब तक टच किए हैं अगर आपको याद हो, जबकि सिलेबस को हमने चार सेक्शंस में डिवाइड किया था। थोड़ा सा मैं याद आपको दिला दूं कि ये बेटा हमारा सिलेबस कुछ इस तरह डिवाइडेड था कि हमने सिलेबस को स्टार्ट किया था बहुत बेसिक से। बेसिक से मुराद बिल्कुल स्क्रैच से, फ्रॉम अ टॉपिक कॉल्ड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। देन हमने उसके बाद, अगर आपको याद हो तो, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का एक टॉपिक किया था। फिर इसके साथ एक यूनिट कंबाइन होता था केमिकल बॉन्डिंग का। ऑल्दो हमने साथ साथ इसको नहीं किया था, लेकिन बाद में जाके हमने बॉन्डिंग को भी किया। और बाद में जाके हमने जाइंट स्ट्रक्चर्स नामी एक टॉपिक भी कंप्लीट किया, और ये पूरा एक यूनिट था 3 चैप्टर्स का। उसके बाद दरमियान में एक चैप्टर आया एनर्जेटिक्स का, जिसमें हमने पढ़ा एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। और उसके बाद फिर से 3 चैप्टर का एक यूनिट आया था, जिसको हमने नाम दिया था स्पीड ऑफ रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, मैं फिर से ये बात याद दिलाऊंगा आपको, चाहे आप शुरू से थे या दरमियान में आए हैं, ये सारे टॉपिक्स जो आपने अभी देखे, ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स नहीं हैं जिनकी वजह से केमिस्ट्री को खराब कर दिया जाए। तो अगर आपने ये सेशंस में लाइव अटेंड किए हुए थे, तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनका रिवीजन मत छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा, आपको आपके स्कूल में मिड्स आ रहे हैं जो आज चल रहे होंगे या वट, तो आपने इन चैप्टर्स के लिए, जो मैं डे वन से बार बार कह रहा हूं, कि इन चैप्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक दिन तो रिव्यू का, रिवीजन का बनाए ही बनाए। अगर वो रिवीजन नहीं है, अगर वो रिव्यू नहीं है, तो रिव्यू नहीं हो रहा, तो बेटा फिर आपको लग तो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप असल में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिस दिन भी आपको पीछे तैयारी करनी पड़ेगी, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू एवरीथिंग, और फिर भी वो मजा नहीं आएगा, वो क्वालिटी, वो बात आएगी ही नहीं। तो अगर आप में से जिसने जितने चैप्टर्स पीछे कर लिए हैं, प्लीज एक दिन हफ्ते में ऐसा रखें जिसमें आप, बगैर इस बात के कि टेस्ट होने वाला है, या बगैर इस बात के कोई एग्जाम आने वाला है, बगैर इस बात के कि सर आज पूछेंगे, आपको चाहिए कि आप एक वर्ब, आप उसको गो थ्रू करें, रिव्यू करें, नोट से रिव्यू करें। अगर आपने पास पेपर प्रैक्टिस की थी, तो पास पेपर प्रैक्टिस से उसको क्विकली रिव्यू करें। ये रिव्यू करना आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, क्योंकि उससे फिर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर पीछे का कोई कंसेप्ट आगे यूज हो रहा होता है, तो आप कनेक्ट कर पाते हैं। वरना क्या होता है, सर तो कहते हैं कि बेटा पीछे पढ़ाया था, अब आप ना तो नहीं कर सकते, आप बोलते हैं हाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा होता कि पीछे कहाँ पढ़ा था। और जब तक केमिस्ट्री में बेटा कनेक्टिविटी नहीं आएगा, तब तक मजा नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो टॉपिक पढ़ लिए हैं, उनका रिव्यू करते रहना, ये बहुत जरूरी है। यही फर्क है एक बी ग्रेडर ए ग्रेडर में, ए ग्रेडर ए स्टारर में, और ए स्टारर और डिस्टिंक्शन होल्डर में। यही फर्क है, रिव्यू करना और रिवीजन करते रहना। और प्लस, अगर आप अपने लिए ए स्टार और डिस्टिंक्शन के लिए एम कर रहे हैं, जो कि मैं चाहता हूं कि आप करें, क्योंकि एम बड़ा करोगे तो फिर टारगेट अचीव होगा। तो मेरे बच्चे, फिर उसमें बहुत ज्यादा एक जरूरी चीज होती है, और वो ये कि जब आप कोई चैप्टर अच्छे से कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ओ लेवल्स में बहुत ही रेयर करते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर आप ये कंप्लीट अपना कर लें, एक बार लर्निंग कर लें और एक हल्की फुल्की प्रैक्टिस गो थ्रू कर लें, फिर कभी फारिग वक्त में बैठ जाए, और फारिग वक्त में बैठकर कोई भी ईयरली पास पेपर खोलें, उस थ्योरी का, एमसीक्यू में फायदा नहीं होगा इतना, कोई भी ईयरली पास पेपर खोलें, एमसीक्यू अपना थ्योरी वाला, और उस थ्योरी वाले पास पेपर की एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करें, और एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करके एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ें। एटलीस्ट रीसेंट ईयर्स की तो पढ़ी लें। जो अब पूरी पूरी पढ़ने का फायदा तो उस वक्त होगा जब सिलेबस पूरा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट थ्योरी में ना काफी सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, तो वो एग्जामिनर रिपोर्ट्स को गो थ्रू करने से ना और ज्यादा क्लैरिटी आती है। अल्ताफ हुसैन, प्लीज बिहेव योर सेल्फ। क्या हो रहा है भाई? यार ये कौन बच्चा है अल्ताफ हुसैन? इसको रिमूव करो और मीटिंग को लॉक करो। ये कौन बच्चा है अल्ताफ हुसैन? जुल्करनैन, आवाज आ रही है मेरी?
अच्छा, उसके बाद बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पिछले कई दिनों से एक टॉपिक कर रहे थे, और याद करें जब नवंबर शुरू हुआ था तो मैंने क्या कहा था, मैंने उस वक्त आपसे यही बात की थी कि यार हमने मिड से पहले दिसंबर 20 की बात हुई थी, आज तो अभी तो दिसंबर 3-4 आया है। हमने उस वक्त ये बात की थी कि हमने केमिकल बॉन्डिंग जाइंट स्ट्रक्चर पे निपटाना है, और हमें दिसंबर के ब्रेक से पहले, मिड टर्म से पहले मोल्स में निपटाना है। अल्लाह ने हमारी लाज रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर पाए। ठीक है, तो मोल्स एंड स्टिशियोमेट्री जैसा टॉपिक भी आप अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों, आगे क्या, आगे की जो बात है ना, ये है समझने वाली, क्योंकि इसमें अगर आपने दरमियान में किसी तरह भी हल्का हाथ रखा ना, अब आपकी गल बढ़ जाएगी। बेटा प्लीज दरमियान में सवालात ना करें चैट में, प्लीज जो मैं बता रहा हूं उसको पहले सुने तसल्ली से, एंड देन आई, मैं सवाल रीड कर रहा हूं, आई आंसर। ठीक है, तो मोल्स एंड स्टिशोमेट्री आप कर रहे थे, जो कि आपने देखा अपने आप में एक पूरा सेक्शन था, ये एक चैप्टर नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से कि यू आर अ डिसिप्लिन ग्रुप थ्रू आउट, एंड ये बच्चों की डिसिप्लिन की वजह से मुमकिन होता है कि चीजों को कवर कराया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया। अब मसला ये है कि अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का सेक्शन देखें, यार तुम ये मुसलसल लेट नहीं आ रहे हो? बैग चोरी हो गया? चले बहरहाल, मोल्स एंड स्टिशियोमेट्री के बाद अगला चैप्टर जो इस सेक्शन में आता है, ये तो है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का। बेटा बातें किए बगैर बैठ जाओ, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का। लेकिन ये बात मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि ये चैप्टर हम अपना कवर करेंगे विद एटीपी। एटीपी करते हुए ये चैप्टर कवर करेंगे, तो फाइनली नाउ देयर इज अ टाइम कि हम अपनी केमिस्ट्री के असल सेक्शन में एंटर होने जा रहे हैं, विच इज द सेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो मैं ऑर्गेनिक भी स्टार्ट कर सकता हूं अभी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कि ऑर्गेनिक 4 हफ्तों में, 3 हफ्तों में कंप्लीट नहीं होगी, और ऑर्गेनिक में अगर ब्रेक आ गया तो सारा मोमेंटम फूक जाएगा। इनऑर्गेनिक का फायदा ये है कि इनऑर्गेनिक बहुत टेक्निकल है, मेरे ख्याल में तो ज्यादा टेक्निकल है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से, लेकिन चूंकि वो चैप्टर बाय चैप्टर है, तो उसमें ब्रेक आने से पहले चैप्टर पूरा कर लेंगे तो वो कंटिन्यूटी वैसी मुतासिर नहीं होगी जैसा कि ऑर्गेनिक में हो जाएगी। तो इसलिए याद रखें हमारा टारगेट ये है कि इनऑर्गेनिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये सेक्शन ऐसा है ना मेरे भाई, मेक और ब्रेक है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक छुट्टी किया काम खराब हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारा सेक्शन का टारगेट ये है कि जनवरी मिड या जनवरी 20 तक हम जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टारगेट करेंगे मैक्सिमम निपटाने की, और उसके बाद हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे जनवरी के लास्ट वीक में, और इंशाल्लाह ताला फरवरी खत्म होने से पहले हमें ऑर्गेनिक को वाइंड अप करना है, जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है। फिर आपके पास एटीपी सेशन शुरू होंगे और रिवीजन शुरू होगा, विच इज द प्लान जो हम ओवर द इयर्स फॉलो करते हुए हैं। ये कौन है? जतिन कुमार, तुम हो ना ये? हाँ, ये आज कहाँ से आ गया है? कोई बच्चे कहाँ से टपक पड़े हैं इस तरह के? जरा एक्टिव रहो बिल्कुल ग्रुप पे, मुझे कोई चैट वैट नहीं चाहिए यार। ईमेल का तुम लोग काम नहीं कर रहे हो यार, ईमेल रजिस्ट्रेशन करो ना यार, इनको निकालो, ये हराम हराम खोर औलादे हैं। ये जो हलाल के पैसों में पलने वाली औलादे ऐसी नहीं होती, ये हराम खोर किस्म के बच्चे हैं जो दरमियान में आ जाते हैं। इनका कुछ हो ना हो, मेरी हाय बददुआ से मरेंगे सारे जालिम। खैर, तो मेरे बच्चे, इट्स नाउ टाइम टू टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से अब तक अगर आपने मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ी है और किसी हद तक समझ पाए हो, तो मेरे बच्चे याद रखो, जितना आप समझ पाए हो उससे ज्यादा मजा अब आपको आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि यहां से मैं वो वैल्यू आपके लिए ऐड कर पाऊंगा जो कि आपको इस पूरे सेक्शन को अंडरस्टैंड करने में, एब्जॉर्ब करने में, रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगी। एंड इंशाल्लाह ताला वी विल गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग बगैर छोड़े हुए, बस आपने इसको रिव्यू करते रहना है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ी छोटी सी ड्रिल हम करेंगे, खासतौर पे हमारे फिजिकल बच्चों के साथ, इवन ऑनलाइन बच्चों के साथ, कि हर नए सेशन में हम पीछे सेशन में किया हुआ काम वर्बली रिव्यू करेंगे। और वर्बली रिव्यू करने का एक बेसिक सा उसूल बना लें कि भाई वर्बली रिव्यू होगा, जो बच्चा जवाब दे देगा वो क्लास में बैठेगा, और जो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा वो क्लास से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इट वुड बी अ वेरी सिंपल रूल, वेदर आप बॉय हैं या गर्ल हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको वर्बली आंसर देना है। अगर आप आंसर दे पाए
यानी कैसे देना है आपने, बस आप रिव्यू करते रहेंगे तो आंसर दे पाएंगे। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा डिवीजन समझ लीजिए सिलेबस का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें इसकी डिवीजन कुछ यूं है कि इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है और बड़ा ही आसान चैप्टर है, थोड़ी बहुत रीजनिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है द पीरियोडिक टेबल। दूसरा चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं दैट इज मेटल्स एंड रिएक्टिविटी। तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ते हैं इस सेक्शन में दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। चौथा टॉपिक या चैप्टर जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में सेक्शन में दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही चैप्टर वो कहते हैं एक से एक निराला चैप्टर है। और उसके बाद जो सबसे आखिरी टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। इट्स अ सेक्शन, और जैसे जैसे आप इस सेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे रिपीटेबिलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जो है, रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट, वो बार बार आप देखेंगे कि हो रहा होगा। सेम कॉन्सेप्ट्स की रिव्यू या सेम कॉन्सेप्ट्स को बार बार गो थ्रू हम कर रहे होंगे व्हाइल विल बी स्टडीइंग ऑल दीज टॉपिक्स। तो मेरे बच्चे, मेरे नोने हाल, ये हमारा सेक्शन है और इसको हम यूजुअली सीरीज में ही पढ़ते हैं, इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, सीरीज में ही पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। वैसे इसमें पीरियोडिक टेबल काफी सिंपल चैप्टर है, लेकिन बहरहाल कुछ साल ऐसे गुजरे जब मैंने मेटल से स्टार्ट किया, लेकिन ज्यादातर सालों में रिसेंट ईयर में मुझे अंदाजा हुआ कि पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करने का डबल फायदा ये होता है कि ये चैप्टर पढ़ाते हुए भी काफी आसानी हो जाती है। तो पीरियोडिक टेबल से लेकर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये सेक्शन है हमारा, और इसके बाद केमिस्ट्री का जो मेजर चंक है वो ऑर्गेनिक है। ठीक है जी, तो ये हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो कि मैं आपको बार बार ही कह चुका हूं कि आप एक बार तमीज से पढ़ लेना, उसके बाद तो फिर गेम है। जिस दिन से रिवीजन शुरू होगा, जिस दिन से पास पेपर रिव्यू शुरू होगा, आपके नोट्स आपके सामने होंगे और हर आंसर जो पास पेपर में लिखना है वो आपको आता होगा इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पहली हेडिंग बनाएंगे चैप्टर दी पीरियोडिक टेबल की। दी पीरियोडिक टेबल, देखो ये एक थियोरेटिकल चैप्टर है और इस थियोरेटिकल चैप्टर में काफी सारी रीजनिंग भी आ जाती है, और वो रीजन जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो काफी रिपीट भी होते हैं। आज चूंकि इस चैप्टर का पहला सेशन है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी टायरिंग सेशन, इट इज अ वेरी सिंपल सेशन, लेकिन बहरहाल समझ आना चाहिए। यू नीड टू मेक श्योर कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है उस वक्त आपके पल्ले पढ़ रही है या नहीं। आप यू कैन नॉट लेट गो कि बाद में कर लूंगी या कर लूंगा, अभी आपको, और याद करने वाले लेवल तक आपको अच्छे से समझना है कि आपको वो याद हो गया है या नहीं हो गया। चलें शुरू करते हैं। द पीरियोडिक टेबल का चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चे। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसने पीरियोडिक टेबल क्या होता है देखा ही ना हो। आपने केमिस्ट्री में, अगर आपने इतना डिटेल में नहीं भी पढ़ा तब भी आपने केमिस्ट्री में अपने स्कूल्स के अंदर या जनाब आली प्रैक्टिस करते हुए एक छोटा सा टेबल अक्सर देखा होगा, और इस टेबल को जिसका लेआउट कुछ इस तरह का होता है, अगर आप अग्री करें तो लेआउट कुछ इस तरह का आपने देखा है जी। इस तरह के लेआउट में एक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें एक डब्बा इस तरह बाहर भी बना हुआ होता है, और इसी अरेंजमेंट को आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस तरह का अगर आप इंटरनेट पे जाके देखेंगे तो इंटरनेट पे जाकर आपको नजर आएगा कि ये इस तरह का जो है आपके पास डब्बा डुब्बा बना हुआ होता है, और इस डब्बे को आप पीरियोडिक टेबल का नाम दे देते हैं। इस डब्बे को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस डब्बे के अंदर बहुत सारे क्या बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए। अगर आप थोड़ा सा इस देखें तो उम्मीद है कि आपको याद आ जाएगा कि इस डब्बे के अंदर बहुत सारे इस तरह से कॉलम्स बने हुए हैं, और इस तरह से फिर रोज बनी हुई है। कॉलम्स बने हुए हैं और रोज बनी हुई है। कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ रोज बनी हुई है, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ रोज बनी हुई है, कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, कुछ रोज बनी हुई है। और इस तरह से देखने पर ये जो क्या नाम है अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से दिख रही होती है। मैं एक रफ लेआउट बना रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट लेआउट नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें कुछ चीज मिस भी हो जाए, लेकिन जो बातें आपको समझनी है सुननी है उसकी बात। अच्छा, जो जो बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं ना वो सारी बातें ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये ना समझिएगा कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। हर एक बात का मतलब और हर एक बात की बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, आप जब देखते हैं तो इस तरह का आपको एक लेआउट नजर आता है, और इस लेआउट को आप पीरियोडिक टेबल का नाम दे देते हैं। असल में इस टेबल में या इस लेआउट में है क्या, तो केमिस्ट्री में अब तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं बच्चों, केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं, वो तमाम एलिमेंट्स हमने इस पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं। तो व्हाट इज इट, इट इज अ टेबुलर,
इट इज अ टेबुलर, डिफाइन डेफिनेशन भी आता है, मैं लिखवाता जाऊंगा, पहले सुनना। इट इज व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल इज द टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलर का मतलब टेबल की फॉर्म में, टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ किसकी अरेंजमेंट है ये? एलिमेंट्स की। किसकी अरेंजमेंट है? एलिमेंट्स की। ठीक है, और ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कैसे हुई हुई है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, फिर बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, फिर बोरॉन है 5 है, इसी तरह फिर जनाब आली कार्बन 6 है, फिर नाइट्रोजन 7 है, फिर ऑक्सीजन 8 है, फिर फ्लोरीन 9 है, और फिर एक और कॉलम ऐड कर लें तो नियॉन जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, 10 है। इस तरह से आपको जो है ये अरेंजमेंट नजर आ रही है। और इसमें आप देखने पर अंदाजा करते हैं कि इस अरेंजमेंट में ये जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं ये कौन से नंबर्स हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। कौन से नंबर है? एटॉमिक या प्रोटॉन नंबर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप दो प्रॉपर्टीज पढ़कर आते हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल में लिखी हुई तो दोनों चीजें हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट एटॉमिक मासेस पर नहीं है। पीरियोडिक टेबल को मासेस पर अरेंज नहीं किया गया है, बल्कि ऑनलाइन वालों पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर्स पर। तो आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। यहाँ 3 to 11 है, यहाँ 11 to 18 है, इसी तरह यहाँ से चलता रहेगा 19 to 36। एलिमेंट्स आर अरेंज विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। तो ये बात समझना, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट का दारो मदार, अरेंजमेंट की जो बेसिस है ना वो एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर होता है, या न्यूट्रॉन नंबर होता है? एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन। और हम चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये बात आपके दिमाग में डालकर आए हैं कि किसी भी एटम की बेसिक प्रॉपर्टी उसका प्रोटॉन होता है। किसी भी एलिमेंट में कौन सा पार्टिकल है जो उसकी आइडेंटिटी है? प्रोटॉन। किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी डिसाइड होती है प्रोटॉन से। खैर, तो मेरे बच्चे, हाउ डू वी डिफाइन पीरियोडिक टेबल? इट इज द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। देखो इनऑर्गेनिक में ना रिएक्शंस, फार्मूला, इक्वेशंस, बैलेंसिंग, डायग्राम्स और साथ साथ डेफिनेशंस, ये सब कुछ आता है। तो इसलिए मैं लिखवाता भी जाऊंगा, हर चीज लिखिएगा। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। और कहां किया हमने? वर्टिकल कॉलम्स में किया और हॉरिजॉन्टल रोज में किया। ये हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही हैं आपको, और ये वर्टिकल कॉलम्स नजर आ रहे हैं। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा जाता है बेटा? ग्रुप्स। क्या कहा जाता है? ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है हमदा? पीरियड्स। तो अगर अब मैं डेफिनेशन आपके सामने रखूं तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी कि एक टेबुलर अरेंजमेंट किसकी बेटा? एलिमेंट्स की। किस हिसाब से? एटॉमिक नंबर के लिहाज से या प्रोटॉन नंबर के लिहाज से। किस में? वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स में। चलें बेटा डेफिनेशन लिखते हैं जल्दी जल्दी, जो छोटी छोटी चीजें उसमें वक्त जाया नहीं करेंगे, तेजी से लिखेंगे। पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन लिख रहे हैं। आमतौर पे जब इस तरह की डेफिनेशन लिखने आ जाते हैं बच्चे बोलते हैं सर इसकी क्या डेफिनेशन होगी सर? अरे भाई तो हम लिखवा रहे हैं आपको। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स with increasing order of their atomic numbers in groups and periods। साथ साथ याद करने वाली कहानी करनी है बेटा। आप ये समझ के चलो कि बस डन एंड डस्टेड क्लास में ही करके जाना है इसको। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। आपको डेफिनेशन के मार्क्स मिलेंगे जब आप एटॉमिक नंबर की बात मेंशन करोगे, ग्रुप और पीरियड की बात मेंशन करोगे। ठीक है, अब फौरन से सवाल आ गया कि सर ग्रुप किसे कहते हैं? अभी बताया, ग्रुप भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है। ग्रुप किसे कहते हैं भाई? पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, क्या ख्याल है बच्चों? पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है जी। और पीरियड्स क्या होते हैं बच्चों? क्विक क्विक क्विक।
पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज। तो एक एक लाइन लिखते जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज in periodic table are called periods, are called periods। अब मेरा बच्चा, बेटा मेरे साथ साथ तेजी से लिखो। ये स्क्रॉल स्क्रॉल करने की कहानी में ना काम खराब होता है। तेजी से लिखा करो भाई, मेरी इस राइटिंग की स्पीड को मैच करें। अच्छा जी, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई टेक यू टू द पीरियोडिक टेबल का एक्चुअल पिक्चर ऑन द इंटरनेट। आई नीड टू मेंशन फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर, ठीक है? ताकि वो मैं आप ऐसे बताऊंगा ना, मजा नहीं आएगा। तो आई मैं एक बल्कि एक पीरियोडिक टेबल कॉपी मार लेते हैं और फिर वहां से आपको कुछ दिखाते हैं। 2 मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। लाइट ऑफ कर दो भाई, पीछे जो बच्चा मौजूद है। प्रोजेक्टर नहीं ऑफ कर देना बेटा। अच्छा जी, ये इमेज कॉपी कर लेते हैं और इसी इमेज को आपको कॉपी करते हैं अपनी फाइल पर और आपको इसमें से कुछ दिखाते हैं जो यूजुअली बच्चों को रियलाइज नहीं हुआ होता अगर उन्होंने नहीं इसको मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग से दिखाने लगा हूं बेटा। ये क्या हो गया? सैफ, ज्यादातर चीजें इसी सेक्शन में आएंगी इक्वेशन के हवाले से, ठीक है? ओके, कहाँ चला गया? तो लिखा था हमने। ओके, लेट्स लेट्स कॉपी दिस हियर। पीरियोडिक टेबल जो हमने वहां से उठाया है इसको कॉपी करते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या बताने लगा हूं। देखिए, पीरियोडिक टेबल की जो नंबरिंग है ना बेटा, समझना। पीरियोडिक टेबल की जो नंबरिंग, याद रखिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की बहुत सारे जो फेयर्स है ना वो आपके इसी सेक्शन में खत्म होंगे वो, क्योंकि इसी सेक्शन में आप उन फेयर से एक्सपोज होंगे। बैलेंसिंग है, इक्वेशन राइटिंग, फॉर्मूला राइटिंग, सर कब क्या बनेगा, ये सब कुछ यहीं सीखने को मिलेगा आपको। खैर मेरे बच्चे, पीरियोडिक टेबल को ना दो तरीकों से नंबर किया जाता है। ये बात सुनिएगा गौर से। पीरियोडिक टेबल की नंबरिंग दो तरीकों से की जाती है। एक एक पीरियोडिक टेबल का जो पुराना तरीका है जो अब फॉलो नहीं होता, बट ओ लेवल में वही फॉलो हो रहा है। ओ लेवल में एक तरीका है पीरियोडिक टेबल को नंबर करने का, रोमन में, और एक है न्यूमेरिक। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूं ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं, और ये बात आपके सिलेबस में और आगे जा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे आके आपको सर ने गलत पढ़ाया था। इसलिए दोनों बातें बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल को नंबर करने का या पीरियोडिक टेबल में ग्रुपिंग करने के दो तरीके हैं, दो अलग रूल्स हैं या दो अलग मेथड्स हैं। एक है रोमन रूलिंग जो ओ लेवल्स में चल रही है, और एक है न्यूमेरिक जो ज्यादा फॉलो होती है अब। अगर आप इसके बाद पढ़ेंगे तो रोमन वाली नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिक वाली ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके सिलेबस में रोमन वाली है, फिर मैं न्यूमेरिक वाले का भी बताता हूं। समझना बेटा, रोमन वाले में ये और ये पूरा पार्ट यानी जो कॉर्नर्स हैं ये कहलाती है द ए फैमिली। क्या कहलाती है? द ए फैमिली। और ये जो सेंटर है ना ये कहलाती है द बी फैमिली। क्या कहा मैंने? ये जो कॉर्नर्स हैं पीरियोडिक टेबल में, रोमन वाले सेक्शन में जो पीरियोडिक टेबल की नंबरिंग होती है ना वो ए और बी फैमिली में होती है। ए ग्रुपिंग होती है एंड बी फैमिली। और अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये ग्रुप है 1A, दिस इज 1A, दिस इज 2A, दिस इज 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। तो अगर आप ग्रुपिंग करेंगे तो ए फैमिली में 8 ग्रुप आ जाते हैं। 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A करके 1 और 2। बेटा ये विजुअल दिमाग में ठूसो जरा। ये विजुअल पीरियोडिक टेबल का एनी टाइम दिमाग में होना चाहिए। लेफ्ट पे आपके पास आता है 1A, 2A, और उसके बाद 3 से लेकर 8 तक आपके पास या राइट पर आता है। दिख भी रहा है आपको। और इसी तरह सेंटर में भी आता है बी। लेकिन अगर आप गौर करेंगे ना तो ये आपके सिलेबस से वैसे बाहर हो जाएगा। सेंटर में आप देखें अजीब सी नंबरिंग है। देखें, ये शुरू 1B से नहीं है। कहां से शुरू हुआ नजर आ रहा है? 3B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B। तो बी फैमिली में 8 3 बार आता है। ये अगर मैं गौर कराऊंगा तो आपको पता चल रहा है।
समझ आ रही बात? तो क्योंकि इस रोमन वाली क्लासिफिकेशन में तीन तीन बार 8 रिपीट हो रहा है, फिर 1 बाद में आ रहा है, 3 पहले आ रहा है, तो इस वजह से जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का तरीका है पीरियोडिक टेबल की, या मॉडर्न वे है जो कि ए लेवल से आप शुरू करेंगे, अभी तो नहीं करना है, उसमें न्यूमेरिक नंबरिंग होती है। और न्यूमेरिक नंबरिंग क्या होती है? सीधी सीधी नंबरिंग है। क्या मतलब सीधी सीधी? देखो ऐसे, 1, यहां से शुरू करें, ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, ये ग्रुप 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और आखिर में 18 हो गया। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को लेकर, ये दो अलग सिस्टम है नेमिंग के। एक है रोमन, रोमन वाली सिस्टम में ए फैमिली में भी 8 ग्रुप है, बी फैमिली में भी, अरे बोलो ना, ए फैमिली में भी 8 ग्रुप है और बी फैमिली में भी 8 ग्रुप है। जबकि न्यूमेरिक नंबरिंग जो हम करते हैं उसमें फिर ए बी फैमिली नहीं है, 1 से 18 तक के ग्रुप है, और लाइन से है, लाइन से है, 1 2 करते करते 3 4 5 6 7 8 9 12 11 और 12 13 फिर 14 15 16 17 18 पर जाकर खत्म होता है। इज दिस क्लियर? तो मेरा बच्चा, ये हमारे पास आ गया पीरियोडिक टेबल की ग्रुपिंग। तो अब आप किसी भी लिहाज समझें, अगर आपके लिहाज से समझेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो बेटा अभी हमने फिलहाल रोमन वाली ही नंबरिंग की बात करनी है। लेकिन मैं समझा देता हूं, रोमन वाली नंबरिंग में देखो, ये 1 है और न्यूमेरिक के हिसाब से भी ये 1 है, रोमन के हिसाब से ये 2 है और न्यूमेरिक के हिसाब से भी ये 2 है। लेकिन ये वाला ग्रुप रोमन के हिसाब से 3 है और न्यूमेरिक के हिसाब से 13 है। इसी तरह लास्ट वाला ग्रुप रोमन के हिसाब से क्या है? 8 है, न्यूमेरिक के हिसाब से क्या है? 18 है। तो ये साइमल्टेनियस ही चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो कि ग्रुप 17 लिखा हो। ग्रुप 17 क्या होगा? ग्रुप 7 जो रोमन में है उसी को आप न्यूमेरिक में करोगे तो ग्रुप 17 बन जाएगा। तो एक ही बात है, ग्रुप 7 लिखा हो या ग्रुप 17 लिखा हो, मतलब 7 ऐसे ना लिखा हो, 7 न्यूमेरिक में ना हो, 7 रोमन में और न्यूमेरिक में 17, बात बराबर है। इज दिस क्लियर? खैर, तो ये बात आपको बतानी थी। अब वापस आ जाएं, तो बेटा यहां पर लिख भी देते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं। तो मेरे बच्चे, पीरियोडिक टेबल में जो हमने ग्रुप की बात मेंशन की है, तो 1 से लेकर 8 ग्रुप्स है रोमन में, या अगर आप न्यूमेरिक में करेंगे तो 1 से 18 ग्रुप है। ठीक है? अगर न्यूमेरिक नंबरिंग में जाएंगे तो 1 से 18 तक की ग्रुपिंग आ जाएगी, और अगर आप जाओगे रोमन नंबरिंग में तो फिर 1 से 8 तक की ग्रुपिंग आ जाएगी। ए फैमिली में भी 8 ग्रुप, बी फैमिली में भी 8 ग्रुप। इज दिस क्लियर? इसी तरह पीरियड्स की बात करें तो बेटा पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 है। अगर हॉरिजॉन्टल रोज की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है बेटा? बोलो भाई। नहीं युवराज, ए बी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस 1 to 8 यू नो ना, मैंने आपको बता दिया कि वो ए फैमिली में भी 8 है, बी फैमिली में भी 8 है। तो पीरियड 7 है, हॉरिजॉन्टल रोज 7। अब इससे पहले कि मैं चैप्टर, अभी तक मैंने चैप्टर शुरू नहीं किया है, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको इस चैप्टर का। अब मेरे बच्चे, पीरियोडिक टेबल में जल्दी जल्दी कुछ बातें सीखने की हैं, और ये बातें बहुत काम की हैं, जिसको समझाने के लिए मैं इस लेआउट को जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं आगे के लिए, ताकि मैं इस लेआउट पे हाईलाइट करूं। बेटा ये जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में चंद बातें जल्दी जल्दी समझ लें। सबसे पहले, इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लगभग अप्रोक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स हैं इसमें। 118, 118 एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स की बेटा अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेट्स, अगर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन्हें मैं स्टेट्स के लिहाज से क्लासिफाई करूं। स्टेट्स क्या होती है बेटा? सॉलिड्स, बोलते जाओ, लिक्विड्स, और बेटा ये बातें तुम्हें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर तमाम जो एलिमेंट्स हैं 118, ये बातें इतनी काम की हैं, तुम्हें ये छोटे छोटे पजल के पीसेस कहां फिट हो जाएंगे तुम्हें खुद नहीं अंदाजा भी। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेरा बच्चा, पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट सबसे ज्यादा हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस? तुक्का लगाइए। गैसेस, वेरी गुड मेरा बच्चा। पीरियोडिक टेबल सारा का सारा भरा हुआ है सॉलिड से। किससे भरा हुआ है? सॉलिड से। देखिएगा, समझिएगा बेटा, पीरियोडिक टेबल में ये पूरा सेक्शन सॉलिड, ये सेंटर पूरा सॉलिड, और इवन के ये वाला पार्ट भी क्या है? सॉलिड है। समझ आ रही है? पीरियोडिक टेबल में सारा लेफ्ट, ये बातें याद रखना, जेनेरिक ट्रेंड बता रहा हूं, सारा लेफ्ट सॉलिड, सारा सेंटर
सॉलिड, राइट का भी शुरू का हिस्सा सॉलिड। समझ आ रही है बात? और फिर ये जो एक्सट्रीम राइट है, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट, ये है गैसेस। मेजॉरिटी में ये क्या है? गैसेस हैं। और पूरे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट बस दो हैं। अब आपको सॉलिड कौन से, लिक्विड कौन से, ये तो जेनरिक ट्रेंड से याद रखना है। सॉरी, सॉलिड कौन से, गैसेस कौन से, ये तो जेनरिक ट्रेंड से याद रखना है। लेकिन लिक्विड क्योंकि दो हैं तो इसलिए वो आपको नाम से याद होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा से, पीरियोडिक टेबल का सारा लेफ्ट कोई भी आ जाएगा, कोई भी केस होगा, ये थोड़ी कि अभी ओ लेवल में अलग है बाद में अलग, ये सारा लेफ्ट कोई भी एलिमेंट। मैं कहता हूं सीजियम, आपको नहीं पता सीजियम क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि यहां आता है। मैं कहूं वेनेडियम, आपको नहीं पता क्या है, लेकिन आपको पता है यहां पर आता है। मैं कहूं मोलिब्डेनम, आपको नहीं पता मोलिब्डेनम क्या होता है, लेकिन आपको ये तो पता है यहां पर आता है। तो इसका मतलब ये कौन से होंगे, कौन सी स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड हैं। एक है मर्क्यूरी जो यहां कहीं पर आता है, और एक है ब्रोमीन जो यहां कहीं आता है। ब्रोमीन और मर्क्यूरी, पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड हैं। एक्सट्रीम राइट सारी क्या है? गैसेस है। अच्छा, अजान शुरू हो गई, अजान के बाद बात करते हैं। इसको हाईलाइट कर लें अलग अलग कलर से। जी, मेरा बच्चा, यहां पर मैं जेनरिक ट्रेंड की बात कर रहा हूं। अच्छा, कोई सवाल पूछा था कि सर इसका कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी मेक फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के बेसिस पे की गई, उसका तो रीजन है, वो पीरियोडिसिटी का रीजन है। दैट इज समथिंग टेक्निकल जो आप आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने ए लेवल सिलेबस में। बट ये जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई उसमें मेटल कहाँ है, या सॉलिड कहाँ है, लिक्विड क्या है, दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो यू नीड टू नो द की ऑब्जर्वेशन। यही छोटे छोटे पजल के पीसेस होते हैं जो आपकी केमिस्ट्री को, बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब भी पीरियोडिक टेबल की बात होगी बेटा, आपको याद होना चाहिए देयर शुड देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि एलिमेंट कौन कोई सा भी हो बेटा। आपको ये पता है कि अगर वो इस पार्ट से है, या इस पार्ट से है, या इस पार्ट से है, तो सॉलिड होगा। अगर एक्सट्रीम राइट से है तो मोस्ट लाइकली गैस होगा। और लिक्विड बहरहाल दो ही एलिमेंट है, कौन सा? ब्रोमीन और, ठीक है, एक्सेप्शन दरमियान में कोई हो सकती है, बट जेनेरिक ट्रेंड यही है। आगे चल, अब अगर स्टेट्स के अलावा हम इस पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करें मेटालिक, मेटल वर्सेस नॉन मेटल पर, मेटालिक या मेटल वर्सेस नॉन मेटल, हाँ गए है भाई। अगर जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं जन्नत, इसे हम रादर देन क्लासिफाइंग ऑन स्टेट्स, किस पर क्लासिफाई कर ले बेटा? मेट के कौन से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल हैं। मेटल क्या होते हैं? जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल जो बैड कंडक्टर्स होते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर हम इसे कंडक्टिविटी के बेसिस पर क्लासिफाई करें, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सारी लेफ्ट साइड है, ये जो सारा सेंटर है, ये जो राइट साइड का पहला कॉलम है, ये सारा का सारा क्या है? मेटल है। ये सारा का सारा क्या है बच्चों? मेटल है। दिस इज ऑल मेटल बच्चों, दिस इज ऑल मेटल। वेदर यू नो इट और डू नॉट नो इट, दिस इज ऑल मेटल। यहां ये समझना कि कार्बन के नीचे से यहां पर इस तरह की एक डायगोनल लाइन है एलिमेंट्स की। यहां पर यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दैट डायगोनल लाइन, बट यू शुड नो द बेसिक ट्रेंड। कार्बन के नीचे से यहां पर एक डायगोनल लाइन है, और ये डायगोनल लाइन पे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स नहीं है, बल्कि वो मेटेलॉइड्स हैं। क्या हैं? मेटेलॉइड्स, जिनको आप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर्स। यहां जो ये डायगोनल लाइन है जिसमें जर्मेनियम वगैरह आते हैं, ये मेटेलॉइड कहलाते हैं। मेटेलॉइड का मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर यानी जो मेटल जितने अच्छे कंडक्टर भी नहीं है, लेकिन वो करंट को कंडक्ट भी कर लेते हैं।
समझ आ रही है? और आप देखते ही हैं बेतहाशा इस्तेमाल होता है इसमें, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और गैलियम है, थैलियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो खुलासा ये मेरे बच्चों कि ये जो एलिमेंट, ये जो एक डायगोनल लाइन आती है यहाँ पर एलिमेंट्स की, इन इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स हैं, मेटल्स नहीं है। और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है सराउंडिंग में, बेटा बाकी जो पार्ट आपको बचा हुआ नजर आ रहा है, लेट मी हाईलाइट दैट पार्ट एज वेल। जैसे कि ये सारा पार्ट या ये सारा पार्ट, ये किसका है बेटा? नॉन मेटल्स का पार्ट है। किसका है? दिस इज ऑल नॉन मेटल्स। तो अगर आप समझें इस बात को तो ये कहना मुश्किल तो नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी क्या है, जैसे सॉलिड्स हैं तो मेजॉरिटी ऑफ दो सॉलिड्स आर मेटल्स, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट सारी मेटल्स है, ये सारा साइड भी क्या है? सेंटर मेटल है। राइट पे भी शुरू में क्या है? मेटल्स है। और एक्सट्रीम राइट पर क्या है? नॉन मेटल्स है। दरमियान में सिर्फ एक डायगोनल लाइन है जिसपे मेटलॉइड्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, which are not good conductors of electricity। ठीक है। अयाज हाइड्रोजन यहां आता है, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल से हमने अलग रखा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन जाहिर है कि मेटल नहीं है, ठीक है। ये हम जेनेरिक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, मैं कई दफा मेंशन कर चुका हूं, ठीक हो गया। कोई एक्सेप्शनल एग्जांपल इसमें शामिल नहीं है। अब आ जाए मेटल वर्सेस नॉन मेटल के अलावा एक और, अब वो आ जाता है, एक और तरीका भी है पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग का, और ये भी बहुत काम आएगा इंशाल्लाह ताला आपको, और वो है नेचर ऑफ एलिमेंट्स। नेचर ऑफ एलिमेंट्स। नेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या बोला? नेचर ऑफ एलिमेंट। देखो नेचर की बेसिस पर, नेचर की बेसिस पर हम इस पर पूरा चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं। किसी एलिमेंट का जो कंपाउंड, एलिमेंट का अपना तो कोई नेचर नहीं होता, एलिमेंट का अपना कोई नेचर नहीं होता। नेचर का अंदाजा होता है कंपाउंड बनने के बाद। तो कंपाउंड बनने के बाद या तो कोई सब्सटेंस नेचर में एसिडिक होता है, या बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है। और भी नेचर होते हैं, अभी बिल्कुल ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं तो बिल्कुल प्राइमरी चीजों की बात कर रहा हूं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब यहां पर अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड क्या नजर आता है कि पीरियोडिक टेबल बेटा रन्स फ्रॉम बेसिक करेक्टर टूवर्ड्स एसिडिक करेक्टर। ये जनरल ट्रेंड को याद रखने के कितने फायदे हैं अभी आपको बताता हूं। पीरियोडिक टेबल रन्स फ्रॉम बेसिक करेक्टर टूवर्ड्स एसिडिक। क्या मतलब? अगर मैं यहां से कोई रैंडम कंपाउंड ले लूं, फॉर एग्जांपल यहां से मैं एक रैंडम कंपाउंड ले लूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या लगता है ये एसिडिक होगी बेसिक होगी? बेसिक होगी। क्या होगी? बेसिक होगी। जबकि अगर मैं यहां से कोई रैंडम कंपाउंड ले लूं, जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जी, तो आप क्या कह सकते हैं? क्या होगी? जैसा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या होंगी? एसिडिक होंगी। तो देखो कंपाउंड का तो घंटा नहीं पता हमें, हमें सिर्फ पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट की लोकेशन का पता चल गया। अब आप अंतर्यामी बाबा बन गए, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई ये यूं होगा, ये यूं होगा, ये यूं होगा, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेनेरिक ट्रेंड। आपको ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल की जो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट साइड सेंटर है, इसमें बेसिक नेचर है, और राइट पर जाते हुए एसिडिक नेचर होता है। बेटा ये तो एक एक लाइन की बातें, लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ये तो एक एक लाइन की बातें जो मैंने लिख दिया बस यही है, इसमें कोई पैराग्राफ थोड़ी लिखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम नेचर ऑफ एलिमेंट्स पर उसको क्लासिफाई करें तो इट रन्स फ्रॉम बेसिक टू, बोलो बेटा, एसिडिक साइड। बेसिक टू एसिडिक साइड। SiO2 न्यूट्रल नहीं होती बेटा, ठीक है जी। क्या समझे बेटा? बात समझ आ गई? तो तीन कैटेगरी मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं। मैंने कहा कि अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं द पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को आप सबने देखा हुआ है, जो टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, डिफाइन या डिस्क्राइब कैसे करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ग्रुप क्या होता है? पीरियोडिक टेबल के वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। पीरियड क्या होता है? पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं। मैंने आपको तफसील से बताया कि रोमन नंबरिंग में, बोलो मेरा बच्चा, रोमन नंबरिंग में अयाज खान O2 एसिडिक नहीं, O2 तो एलिमेंट काउंट होगा बेटा, एलिमेंट की नेचर की ऊपर बात नहीं हो रही, कंपाउंड के नेचर में बात होती है। तो ग्रुप रोमन में जाएंगे तो 8 ग्रुप हैं, और अगर न्यूमेरिक में जाएंगे तो 18 ग्रुप हो जाएंगे। पीरियड बहरहाल 7 ही है। उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो तीन जेनेरिक ट्रेंड्स हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक उनकी स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे ज्यादा क्या है बेटा?
सॉलिड्स है, एक्सट्रीम लेफ्ट सारा सॉलिड है, सेंटर सारा सॉलिड है, और राइट का भी शुरू का हिस्सा सॉलिड है, ठीक है। फिर एक्सट्रीम राइट जो है वो गैसेस हैं, और सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, एक मर्क्यूरी है जो मेटल्स की कैटेगरी से है, और एक ब्रोमीन है जो नॉन मेटल है। इसी तरह फिर अगर आप मेटल वर्सेस नॉन मेटल पे बच जाएं तो सारा जो लेफ्ट है, सेंटर है, राइट का शुरू का पार्ट है, ये सारा मेटल है। डायगोनल एक लाइन आती है एलिमेंट्स की जो कि मेटलॉइड है, और बाकी सारा जो है वो नॉन मेटल है। लेकिन जाहिर है कि मेटल्स पीरियोडिक टेबल में ज्यादा हैं, ठीक है। और अगर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के फॉर्म होने वाले कंपाउंड्स को स्टडी किया जाए तो उससे एक और ट्रेंड भी हम कंक्लूड करते हैं, दैट इज द ट्रेंड ऑफ देयर नेचर। द पीरियोडिक टेबल्स रन्स फ्रॉम बेसिक साइड टुवर्ड्स, बोलो बेटा, एसिडिक साइड। अब मेरे बच्चे, जबकि मैं आपसे ये जेनरिक ट्रेंड की बात कर चुका हूं, तो अब अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट्स को मैं मेटेलिक कैरेक्टर की बेसिस पर डिवाइड करूं, तो आपने मुझे बताया कि मेजर डिवीजन कितनी है, कितनी कैटेगरीज में है? दो कैटेगरीज में, मेटल्स और नॉन मेटेलॉइड। तो एक छोटी सी लाइन है, मेजर कैटेगरी क्या है? मेटल और नॉन मेटल है, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। अब समझना है, अब मैं चैप्टर का फाइनली इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने वाला हूं, तो इसलिए चैप्टर का लेआउट समझना बड़ा जरूरी है। इनऑर्गेनिक में लेआउट ऑफ द चैप्टर आर वेरी गुड। ऑल सॉलिड्स आर मेटल्स नहीं अब्दुल हबीब, ऑल सॉलिड्स आर नॉट मेटल्स। तमाम, यूं कह लें कि तमाम मेटल्स सॉलिड है सिवाय मर्क्यूरी के, दैट्स करेक्ट, बट सारे सॉलिड ही मेटल हैं। कार्बन सॉलिड है पर वो मेटल नहीं है, सिलिकॉन सॉलिड है पर वो मेटल नहीं है, सल्फर सॉलिड है पर वो मेटल नहीं है। तो आपका जुमला जो है ऑल सॉलिड्स आर मेटल्स, ये ठीक नहीं है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, दैट्स करेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब पीरियोडिक टेबल का जो ये चैप्टर है इसमें हमने पढ़ना क्या है, इस पॉइंट पर आकर मैं हमारे एक बहुत अच्छे कुलीग, मेरे बहुत सीनियर टीचर हैं, और उनकी बात हमेशा कोट करता हूं जब मैं इस पॉइंट पर पहुंचता हूं, क्योंकि जिस हैरानी से उन्होंने मुझे बताई थी मुझे आज तक याद है। और बहुत ही एक सीनियर टीचर है, जिनका नाम है सर कामरान शाकिर। तो मैं और वो कई जगह साथ पढ़ाते हैं, तो वो मुझे कहने लगे हंसते हंसते कि यार नूर, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ाते हो बच्चों को? मैंने कहा हाँ पढ़ाता हूँ सर। कहने लगे कितने सेशंस में हो जाता है? मैंने कहा 3-4 सेशंस में हो जाता है मैक्सिमम। कहने लगे अच्छा, अच्छा वो थोड़ा तेज पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा यार मैं तो 2-2.5 सेशन में निपटा देता हूँ चैप्टर को। मैंने कहा बहुत अच्छा। कह रहे यार मुझे आज अपनी 36 साल की टीचिंग पे ना ऐसे लानत देने का दिल चाहा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने अपनी बच्ची का नाम लिया, और बच्ची किसी स्कूल में पढ़ रही थी जो कन्वेंशनल सेटअप था। तो कहने लगे यार मैंने अपनी बच्ची से पूछा कि कौन सा बेटा केमिस्ट्री में क्या चल रहा है, तो बच्ची ने कहा पीरियोडिक टेबल। कह रहे मैंने 2 महीने बाद पूछा क्या चल रहा है, कह रही पीरियोडिक टेबल। तो मैंने उसकी कॉपी मंगवा ली। मैंने कॉपी खोलकर जनाबे आली देखा कि 2 महीने से पीरियोडिक टेबल चल रहा है। तो मैं 36 साल से ऐसा क्या पढ़ा रहा हूं कि मैं 2 सेशन में पढ़ा पा रहा हूं, और 24 क्लासेस हो गई थी उनकी स्कूल की, 24 क्लासेस से पीरियोडिक टेबल ही चल रहा था। तो खुलासा ये कि कहने लगे मैं जो है वो परेशान हो गया कि भाई ऐसा क्या है इस चैप्टर में इतना डिटेल में कि जो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं और जो 24 क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो खुलासा ये कि चैप्टर तो बहुत ही सिंपल है, 24 क्लासेस में क्या पढ़ रहे हैं ये तो मेरे लिए भी एक मुअम्मा है कि इतना लेंदी क्या है इस चैप्टर में। तो आए जरा चैप्टर का लेआउट समझते हैं, ठीक है जी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटा मेटल्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमने अभी डिस्क्राइब किया, गुड कंडक्टर्स ऑफ, मेटल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स। हम ये नहीं कहते कि वो कंडक्ट ही नहीं करते, कंडक्टिविटी की एक लिमिट होती है, अगर करंट बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी तो इसलिए साइंटिफिकली व्हाट इज सेफ टू से, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिस्क्राइब डिवाइड करें मेजरली, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है जन्नत बेटा? इस चैप्टर में हमें मेटल्स के ग्रुप से पढ़ने हैं दो ग्रुप्स। एक है ग्रुप 1 मेटल्स, जिनको आप अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। अब ये आ रहा है चैप्टर का लेआउट, ठीक है बेटा, ये आ रहा है चैप्टर का लेआउट, अल्कली मेटल्स। हमने मेटल की कैटेगरी से ग्रुप 1 के मेटल्स पढ़ने हैं, और अल्लाह भला करे आपका ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ने हैं।
ग्रुप वन के मेटल पढ़ने हैं और कौन से मेटल पढ़ने हैं भाई? ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ने हैं, ठीक है जी। और फिर जो नॉन मेटल वाला हिस्सा है, यहां से हमने ग्रुप 7 पढ़ना है बच्चे। ग्रुप 7 जिसको दी हेलोजन फैमिली कहते हैं, और ग्रुप 8 पढ़ना है जिसको हम नोबल गैसेस या इनर्ट ग्रुप कहते हैं, इनर्ट ग्रुप या जीरो ग्रुप कहते हैं। तो चैप्टर का लेआउट है ये, समझ गए? तो चैप्टर में टोटल टॉपिक कितने पढ़ने हैं भाई? 4। भाई लेआउट समझ आया चैप्टर का? इसी लेआउट पे चैप्टर पढ़ाया जाएगा। मेटल्स की कैटेगरी से 2 ग्रुप कवर किए जाएंगे और नॉन मेटल्स की कैटेगरी से भी 2 ही ग्रुप कवर किए जाएंगे। यहां से आएगा अल्कली मेटल और ट्रांजिशन मेटल, और यहां से आएगा ग्रुप 7 और ग्रुप 8 हेलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। तो बेटा पहले पढ़ना तो ग्रुप 1 मेटल चाहिए, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि आपको ये ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग बनाइएगा ट्रांजिशन मेटल्स, हेडिंग हेडिंग बना लेंगे ट्रांजिशन मेटल्स, हेडिंग बना लेंगे ट्रांजिशन मेटल। चैप्टर का लेआउट समझ में आ गया बच्चों? ट्रांजिशन मेटल्स इसको लिखवाऊंगा तो मैं बाद में, अभी आपसे वर्बली कुछ सवाल कर लूं, लिखवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? ट्रांजिशन मेटल्स के आगे आप इस तरह से नाम लिख लीजिएगा, कन्वेंशनल मेटल्स। इस एक वर्ड के लिखने से दिमाग में बहुत सारी, बेटा बाकी ग्रुप नहीं पढ़ने आयुब, इसका मतलब यही है। ट्रांजिशन मेटल्स और ब्रैकेट आई मीन स्लैश मार के लिख लिया कन्वेंशनल मेटल्स। बेटा ये एक वर्ड लिखने से ना आपको पता ही नहीं चला, लेकिन आपको मैंने एक अभी छू करके दम किया, और देखें अब इस दम का नतीजा कि अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप मुझे बताएंगे। बेटा एक कन्वेंशनल मेटल का मतलब क्या होता है? वो मेटल जिन्हें आम तौर पर आप मेटल समझते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, है आमतौर पे जिनको आपने मेटल के तौर पर समझा है, देखा है। तो मेरे बच्चों आए, मैं आपसे प्रॉपर्टीज पढ़ाता नहीं हूं, पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे। मुझे बताएं ये जो कन्वेंशनल मेटल्स होते हैं, सर जी ये शाइनी सरफेसेस वाले होते हैं कि डल सरफेसेस वाले होते हैं? अरे है तो आपको पता है। अच्छा सर ये गुड कंडक्टर होते हैं, ये डल वाला कौन है? बेटा आपको किसी ने चूना लगा दिया है, अगर आप साफ सुथरा नया लेंगे, कबाड़ से ले रहे हैं, जंग लगा हुआ, फिर अलग बात है। तो दे ऑल हैव, बोलो बेटा, शाइनी सरफेसेस। कन्वेंशनल मेटल्स की बात हो रही है। कौन सा गोल्ड है जो डल है भाई? कौन सा लेड है जो डल है? कौन सा सिल्वर है जो डल है? लल्लू लाल किसी ने चूना लगा दिया आपको? तो शाइनी सरफेस। अच्छा अगला सवाल, सर गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं? गुड। सर वायर में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते? सर शीट्स में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते? सर डेंसिटी में ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? पानी में फ्लोट करते हैं कि सिंक करते हैं? सिंक करते हैं। सर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कम होता है? सारी बातें तो आपको पता है। कैसे? दोबारा से, दोबारा से। सरफेसेस कैसी होती हैं? शाइनी होती हैं। सरफेस कैसी होती हैं? शाइनी होती है। सर जी गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है? गुड कंडक्टर है। सर जी मेटल वायर में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं? शीट्स में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं? हो जाते हैं। अच्छा सर जी ये बताएं कि डेंसिटी इनकी हाई होती है या लो होती है? पानी में सिंक करते हैं या फ्लोट करते हैं? सिंक कर देते हैं। अच्छा सर ये बताएं कि भाई इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है। सर ये बताएं कि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं या स्टेबल होते हैं? स्टेबल होते हैं। लो रिएक्टिव होते हैं, क्या ख्याल है? कैसे पता चला लो रिएक्टिव होते हैं? बेटा वो जो आपकी अम्मी के पास खानदानी एक कड़ा मौजूद है गोल्ड का, खानदानी एक जनाबे वाली ब्रेसलेट मौजूद है, जो आपकी अम्मी को आपके अब्बा की अम्मी यानी आपकी दादी ने दिया था, आपकी दादी को उनकी सास ने दिया था, और कई पुश्तों से वो खानदानी कड़ा बस चला आ रहा है, जो शादी के पहले दिन पहना देते हैं, बहू ये खानदानी है संभाल के रखना। ना बहू पहन ही सकती है ना बेच ही सकती है, और कल को आपकी अम्मी आपकी आने वाली बेगम को भी, आए हाय, आपके आने वाली बेगम को भी पहले दिन आहा शर्माना लड़का, बेगम को भी पहनाएंगी कि बहू ये लो खानदानी का। अगर ये गोल्ड रिएक्टिव होता तो इतने खानदानों से चला आ रहा होता कि रिएक्ट करके क्या हो जाता? खत्म हो जाता। यूं समझ लीजिए कि दादी जब आपकी अम्मा को देती तो उस वक्त होता 20 ग्राम का कड़ा, जब तक अम्मा आपकी बहू को दे आपकी बेगम को देने के काबिल होती या आप इस काबिल होते, तब तक वो 20 ग्राम से 10 ग्राम रह गया होता। ऐसा तो
नहीं होता। आप गोल्ड को छोड़ दीजिए, कॉपर की बात कर लीजिए, आयरन की बात कर लीजिए, आप देखते हैं सालों साल ये कॉपर की वायर, ये आयरन के दरवाजे, ये लेड, ये हर एक चीज स्टेबल रहती है या नहीं रहती है मेटल की, बोलो भाई। तो ये लो रिएक्टिव है या हाई रिएक्टिव है? लो रिएक्टिव है। स्टेबल है कि लेस स्टेबल है? चलें आखिरी बार रिपीट करते हैं सर, ये मेटल शाइनी सरफेसेस होती है, डल सरफेस होती है? सर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लो होता है? सर डेंसिटी हाई होती है कि लो होती है? सर डक्ट्स में यानी वायर में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते? शीट्स में कन्वर्ट होते हैं नहीं होते? पानी में सिंक करते हैं कि फ्लोट करते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं कि बैड कंडक्टर होते हैं? वाह 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 वाह। रिएक्टिव होते हैं कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं? सर स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं? वाह, प्रॉपर्टीज तो सारी ही आती हैं आपको, क्या बात है, क्या बात है मेरी, वाह। तो मेरे बच्चे इन्हीं प्रॉपर्टीज को अगली क्लास में लिखेंगे, ठीक है, और फिर आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बायोलॉजी क्लास नमाज के बाद, अल्लाह हाफिज, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं।